नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा या आप देख सकते हैं कि हम लोग मध्यकालीन भारत के गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाने थे। अब कुछ बात जान लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को फाउंडर बोला जाता है गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर। 1210 ईस्वी में अकस्मात मृत्यु, चौगान खेलते, पोलो खेलते टाइम में उनकी घोड़े से गिरकर मौत हो गई। उसके बाद लाहौर के तुर्क सरदारों ने उनके जो उत्तराधिकारी, उनके पुत्र थे, उनका नाम आराम शाह था, उनको गद्दी पर बैठाया था। तो क्या नाम था? आराम शाह। अब नाम से ही आपको याद रखना है कि जिसका नाम ही आराम शाह है, अब नाम से आपको इतना याद रखना है कि नाम है आराम शाह, मतलब आराम पसंद व्यक्ति है। और सोने पे सुहागा ये भी है कि ये इंसान आराम पसंद होने के साथ साथ अयोग्य भी है। ठीक है, अयोग्य भी है। तो आराम पसंद और अयोग्य दोनों है। मतलब जो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो इनका उत्तराधिकारी हुआ वो अयोग्य शासक हुआ। अब अयोग्य शासक को किसने बैठाया? तो लाहौर के तुर्क सरदारों ने बैठाया था गद्दी पे। मगर उस टाइम में पावरफुल एक जगह के और हुआ करते थे। उस जगह का नाम था दिल्ली। दिल्ली के सरदारों को ये पसंद नहीं आया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे, या पहले जो दास थे बाद में दामाद हुए, और उस समय बदायूं के गवर्नर थे। बदायूं के गवर्नर जिनका नाम था इल्तुतमिश। उनको क्या भेजा? कहाँ के सरदारों ने? तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने, या दिल्ली के तुर्क अमीरों ने, पैसे वाले लोग, पावरफुल लोग, बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को इनविटेशन कार्ड भेजा कि भाई साहब, हम लोग आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं, आप आइए, दिल्ली पे हमला करिए और आराम शाह के जगह पर आप सत्ता में आइए। ठीक है, आराम शाह को ये खबर मिलते ही इल्तुतमिश को अच्छा मौका मिला कि भाई साहब इसको खत्म किया जा सकता है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? हमला किया। कहां पे? तो दिल्ली के बगल में एक जगह है जर एक जगह है, वहां पे हमला किया और वहां पे पराजित कर दिया आराम शाह को। ठीक है, इल्तुतमिश ने किसको पराजित कर दिया? तो आराम शाह को पराजित कर दिया। कितना ईस्वी में? तो 1210 ईस्वी में। लगभग 8 महीनों का इनका कार्यकाल रहा और 8 महीनों में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बस आराम फरमा रहे थे। तभी तो इनको पराजित करके इल्तुतमिश ने एक नए वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम इन्होंने रखा था शमसी वंश। मगर ये सभी किस वंश के अंदर में आ रहे थे? तो ये आ रहे थे गुलाम वंश के अंदर में। ठीक है, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के जो नेक्स्ट जो शासक हुए हैं उसका नाम क्या है? तो इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। किसको पराजित करके ये सत्ता में आए? तो आराम शाह। आराम शाह कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे। ठीक है, ये कहां से शासन चला रहे थे? तो लाहौर से। इनको बनाने में किसका हाथ था? तो लाहौर के तुर्क सरदारों का हाथ था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग देंगे इल्तुतमिश। इनका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये सत्ता में आए हैं 1210 ईस्वी में। कहीं कहीं पे आपको 1211 भी लिखा मिलेगा। तो हम लोग हेडिंग देंगे
शमसुद्दीन इल्तुतमिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों का अब जो टॉपिक है कौन है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो 1210 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, 1210 से 1236 ईस्वी तक 26 वर्षों का इनका कार्यकाल रहा है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये कौन वंश के थे, तो शमसी वंश के। देखिए यहाँ पे वंश इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि गुलाम वंश में 3 वंश का जिक्र आया है। एक तो कुतुबी वंश जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, एक शमसी वंश, और तीसरा आया है बलबनी वंश। ठीक है, बलबनी वंश। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इल्तुतमिश कौन से वंश के थे, तो याद रखना है आपको ये शमसी वंश के थे। ठीक है, अब हम लोग इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1210 ईस्वी से 1236, कहीं कहीं पे 1211 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, अब सबसे पहले याद रखिएगा कि इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है, तो साम्राज्य का स्वामी होता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे वो इल्बरी जनजाति के थे, इल्बरी जनजाति या इल्बरी तुर्क। ठीक है, इल्बरी तुर्क, और इनके पिता का नाम इलाम खां था। ठीक है, पिता का क्या नाम था, तो इलाम खां। इलाम खां जो कौन थे, तो इलाम खान थे इल्बरी जनजाति के सरदार, इल्बरी जनजाति के सरदार, इल्बरी जनजाति के सरदार। यहां पे 2-3 क्वेश्चन आपको मिल चुका होगा कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश कौन थे, तो याद रखिएगा वो शमसी वंश के संस्थापक थे। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है, तो साम्राज्य का स्वामी होता है। ये कौन थे, तो इल्बरी तुर्क थे। इनके पिता का क्या नाम था, तो इलाम खां था। वो कौन थे, तो इल्बरी जनजाति के सरदार थे। अब जो आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे, वो जानेंगे कि इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे। तो याद रखना है आपको, ये कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दास। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक है, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। गुलामों का गुलाम कहा गया है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कभी भी कि किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा गया है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है, तो याद रखना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो गुलाम का जो एक और जो दास बना, वो गुलामों का गुलाम हुआ। इसीलिए इनको एक और नाम दिया गया, गुलामों का गुलाम कहा गया। किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक इनके प्रतिभा से प्रभावित हो गए, इनके विश्वास पात्र बन गए कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो इनको सरजानदार, ये नाम याद रखना है आपको, सरजानदार का पद दिया। क्या दिया, वस्तुतः क्या है ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 2 पद दिया था। पहला जो पद दिया वो सरजानदार का पद दिया। सरजानदार का मतलब होता है शाही अंगरक्षक, अंगरक्षकों का सरदार। अब देखिए, शाही अंगरक्षक का अगर कोई सरदार बन रहा है, मतलब वो जरूर
विश्वास पात्र होगा। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई भी अपने अंगरक्षक का सरदार किसी को बना दे। अब मोदी ऐसे तो नहीं है कि रोड पर कोई किसी को चलते हुए उठा ले और उसे अपने कैबिनेट सेक्रेटरी बना दे या कुछ भी बना दे। तो वैसे ही सरजनदार का पद दिया और उसका मतलब होता है शाही अंगरक्षकों का सरदार। बाद में चल के इनके प्रतिभा से और जब प्रभावित हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक तो एक और पद दिया और उस पद का नाम था अमीर ए शिकार। शिकार का पद दिया। तो इनको कौन कौन सा पद मिला है? तो इनको 2 पद दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक सरजनदार का और एक अमीर शिकार का पद दिया है। तो याद रखना है, ये सत्ता में शासक बनने से पहले इनके पास 2 क्या था? पद था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट, अब आगे देखिए कि 1205 ईस्वी में, यहां पे एक चीज आप हाईलाइटेड करके लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा कि 1205 ईस्वी में मुहम्मद गौरी के कहने पे, किसके कहने पे? तो मुहम्मद गौरी के कहने पर, चलिए लिखिए, 1205 ईस्वी में मुहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया। अब देखिए यहां पे 1205 ईस्वी में मुहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को बोला कि आप इसे दास से अब मुक्त कर दीजिए। बाद में क्या हुआ कि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का गवर्नर नियुक्त कर दिया। बदायूं का गवर्नर, आप इससे पहले जान गए हैं कि ये कहां पे गवर्नर थे। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि जब आराम शाह को पराजित करने के लिए इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था तो वो कहाँ का गवर्नर था, तो आपको याद रखना है वो बदायूं के गवर्नर थे। अब बदायूं के इतना विश्वास पात्र हो गया, जब बदायूं का गवर्नर बना दिया तो बाद में चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दामाद बना लिया। ठीक है, बदायूं का गवर्नर, मतलब इससे इतना प्रभावित हो गया कि अपनी बेटी का भी शादी इल्तुतमिश से कर दिया, तो मतलब दास से दामाद बना दिया। अब एक बात ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी शासक इतना प्रभावित हो गया अपने नौकर से कि उसको दामाद बना लिया, मतलब प्रतिभाशाली तो होगा ही होगा। तो आपको याद रखना है ये कहाँ के गवर्नर थे? तो बदायूं के गवर्नर थे और बाद में चल के वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद बन गए। ठीक है, अब जब इनकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में, अभी तक जो शासन चल रहा था वो लाहौर से चल रहा था, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे आपसे कोई भी एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आपको याद रखना है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक हो या आराम शाह, वो लाहौर से क्या किया था? राजकाज चला रहा था। मगर इल्तुतमिश जैसे ही सत्ता में आया, वो सबसे पहला जो काम किया वो लाहौर से अपनी राजधानी ट्रांसफर किया दिल्ली में। तो दिल्ली को क्या किया है? राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाया, मतलब दिल्ली में अपना राजधानी ले आया। इससे क्या हो गया? इसको राजकाज करने में सुविधा प्राप्त हुई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, और दिल्ली को राजधानी बनाया है। ठीक है, और यहीं पर आपको याद रखना है राजधानी बनाया। उसके बाद जब मृत्यु हो गई
एक चीज़ आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार जो बनवाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अपने गुरु या कोई भी ऐसे समझ लीजिए बख्तियार काकी के याद में जो बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो पूरा किसने करवाया था? तो वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो याद रखना है कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने बनवा कर पूरा किया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा, कुतुब मीनार से 2 क्वेश्चन बनेगा कि कुतुब मीनार बनवाना किसने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किसने किया था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और किसने बनवाकर पूरा कर दिया? तो इल्तुतमिश ने। किसके याद में बना था? तो बख्तियार काकी के याद में बना था। ठीक है, अब देखिए जब ये सत्ता में आया है तो सत्ता को सुदृढ़ बनाएगा, सत्ता को स्थिर बनाने के, स्टेबल बनाने का कोशिश करेगा, सुदृढ़। तो इसके लिए उसको क्या क्या चाहिए? इल्तुतमिश को क्या चाहिए? सबसे पहले तो सैनिक चाहिए जो इसके सत्ता का संरक्षण करे, और दूसरा पैसा चाहिए जिससे इनका इकोनॉमी चलते रहे, और सैनिक को या अधिकारी को जनता में पैसा बांटें। ठीक है, तो इसी से हम लोग आगे देखेंगे कि इन्होंने अपने सत्ता को कैसे मजबूत किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ये याद रखिएगा। और सत्ता को स्थिर बनाने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था लाया, और उस व्यवस्था का नाम रखा इक्ता व्यवस्था। इक्ता, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था। अगर कभी भी आपसे पूछे कि इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ किया, तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया। अब यहां पे आप पूछिएगा कि इक्ता होता क्या है, तो ये एक शुद्ध का अरबी वर्ड है, अरबी वर्ड है, अरबी शब्द है। इक्ता का मतलब होता है भूमि, भूमि। ठीक है, इक्ता का मतलब होता है भूमि, और जो इक्ता लेता है उसे इक्तेदार कहा जाता है। लेने वाले को इक्तेदार कहा जाता है। अब देखिए आपको यहां पे समझा देते हैं कि इक्ता क्या है। इक्ता दरअसल ये चीज है कि सैनिक हो या गैर सैनिक अधिकारी, सैनिक या गैर सैनिक अधिकारी, जैसे आज भी आईएएस हो, आईपीएस हो, बीएसएफ में हो, आरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, इन लोगों को सरकार पैसा देती है, नगद में पैसा देती है, बैंक ट्रांसफर करती है। आप कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं कहीं आपको नगद पैसा मिलता है और कहीं कहीं आपको बैंक ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ही इस समय में बैंक ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो इस समय में पैसा कैसे दिया जाता था? तो नगद पैसा दिया जाता था। अब नगद पैसा के जगह पर इल्तुतमिश ने ऐसा व्यवस्था लाया कि आप सैनिक हों, गैर सैनिक अधिकारी हों, आपको नगद पैसा नहीं देंगे, आपको उसके जगह पर भूमि देंगे, लैंड देंगे। ठीक है, और जब तक आप जॉब में हो, आप अपना सेवा दे रहे हो, तब तक आप उस जमीन का उपयोग कर सकते हो। जिस दिन आप जॉब छोड़ दिए उस दिन जमीन क्या हो जाएगा? सरकार को वापस हो जाएगा, मतलब शासक के पास चला जाएगा। वैसे ही आज भी होता है, जैसे ही जॉब खत्म होती है सरकार आपको पैसा देना बंद कर देती है। या कोई भी बड़ी कंपनी में, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, जिस दिन आप वहां पे सेवा देना बंद करते हैं उस दिन से आपका पैसा आना बंद हो जाता है। तो वही एक व्यवस्था, वैसे ही एक व्यवस्था है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है, सैनिक गैर सैनिक अधिकारियों को नगद पैसे के जगह पर भूमि प्रदान किया गया, और उस भूमि को लेने वाले को इक्तेदार कहा गया। तो याद रखना है, इक्ता व्यवस्था किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया। यह एक अरबी शब्द है, भूमि, लैंड देना शुरू किया, और लेने वाले को इक्तेदार कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया, मगर ऐसे तो नहीं है, सबको भूमि ही तो नहीं देगा, तो पैसा भी तो चाहिए। तो सिक्का इसने चलाया था। तो यहां पे स्टार करके आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी
सिक्के चलाए। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया था, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश ने चलाया था। और इसी से सिक्का के बारे में, आपको क्वाइन के बारे में याद रखना है। सिक्के, दो तरह का सिक्का इसने चलाया था, एक चांदी का सिक्का और एक तांबे का सिक्का। चांदी के सिक्के को इसने टका नाम दिया था, टंका नाम दिया था, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ठीक है, टंका, चांदी के सिक्के को टंका और तांबे का सिक्के को जीतल कहा जाता था। और क्वाइन बनाने के लिए इसने टकसाल स्थापित किया था दिल्ली में। अभी भी भारत में क्वाइन 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ऐसे जो क्वाइन आते हैं मार्केट में, वो कहीं न कहीं क्या होता है, छपाई होता है ना, ढलाई होता है, तो उसके लिए टकसाल बनाया जाता है। तो टकसाल सबसे प्रथम बार इसी ने स्थापित किया था सिक्के बनाने के लिए। सिक्के बनाने के लिए दिल्ली में टकसाल स्थापित किए, टकसाल स्थापित किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि टकसाल स्थापित कहाँ पे किया, तो दिल्ली में किसने स्थापित करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। अब यहाँ पे याद रखना है, सिक्के पर एक और यहीं पर लिख लेना है या याद रखना है आपको कि सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने वाला भी प्रथम जो शासक था वो इल्तुतमिश ही था। तो याद रखना है, सिक्के पर टकसाल का नाम लिखने वाला प्रथम शासक। आज भी आप देखिएगा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जो भी कॉइन आता है उस पर टकसाल, जिस टकसाल से वो बन के आता है उसका सिंबल बना होता है। वैसे ही तो उसका जो प्रथम है वो इल्तुतमिश ही है कि किस टकसाल से ये बनाया गया है ये सिक्का। अब यहाँ पे कहीं कहीं पर इस सिक्के पर एक तरफ शिव नंदी जो होता है उसका पिक्चर था और एक तरफ चौहान घुड़सवारों का भी पिक्चर कहीं कहीं पे देखने को मिलता है हमें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कभी कि शिव नंदी का पिक्चर या चौहान घुड़सवार का पिक्चर किसके सिक्के पर हमें मिलते हैं, किसके शासन काल में, तो याद रखना है इल्तुतमिश। यहाँ पे सिक्के में आपको याद रखना है शुद्ध अरबी सिक्के इसने चलवाया था। 2 तरह के क्वाइन इसने स्टार्ट करे थे, एक सिल्वर क्वाइन और एक तांबे का क्वाइन। सिल्वर क्वाइन को क्या बोला जाता था, तो टका बोला जाता था, और तांबे के क्वाइन को जीतल कहा जाता था। ठीक है, इसने टकसाल स्थापित किया दिल्ली में और क्वाइन पर टकसाल का नाम लिखवाने का श्रेय भी इसे ही जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, सिक्के तो इसने स्टार्ट कर दिए, सिक्के बनवा दिए। ठीक है, अब इसके राजकाज में आपको याद रखना है कि ऐसे इसका राजकाज नहीं चल रहा था। ठीक है, इसका जो राजकाज था, इसके भी राजकाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ठीक है, इसके शासन काल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे राजपूतों ने विद्रोह किया, यल्दज और कुबाचा ने इसके खिलाफ मोर्चा संभाला, और इसको सबसे ज़्यादा भय हो रहा था वो मंगोल का। मंगोल जो शासक था चंगेज खां, उसका इसे बहुत ज़्यादा भय था। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक और इसके लिए भय का कारण था, वो कारण था दिल्ली में जो पावरफुल अमीर थे, अमीर समझ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े पैसे वाले लोग, पावरफुल लोग, मौलवी या कुछ भी, वैसे लोग जो इसे सत्ता में लाए थे, उन लोगों का खेल ही था कि वो लोग के हिसाब से जो राजनीतिक, जैसे अभी भी भारत में हो या पूरे दुनिया में कुछ ऐसे पावरफुल लोग होते हैं जो अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलते हैं तो आपको हटाने का प्रयास किया जाता है। वैसे ही उस टाइम में भी हुआ करते थे, उसे अमीर कहा जाता था। ठीक है, तो इसने सबसे पहले जो किया था वो दिल्ली के जो अमीरों का दमन किया। ठीक है, इनको पता था कि
कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, क्योंकि दिल्ली के जो अमीर थे वो इन्हें पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो इन्होंने दिल्ली के अमीरों का दमन किया, दिल्ली के अमीरों का प्रथम बार दमन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली के अमीरों का प्रथम बार दमन किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया था। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, अमीर इनको पसंद नहीं करते थे, उनको एक कठपुतली शासक चाहिए जो वो कहते वो मानते, जैसा करवाते वो करते, मगर ये अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो दिल्ली के अमीरों का प्रथम बार दमन किया। आगे चल के इन्होंने क्या किया है याद रखिएगा, यल्दज का दमन किया है। आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के जो 3 गुलाम थे उसमें गौरी के 3 गुलाम थे, गौरी के, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दज और कुबाचा थे, तो वो लोग थे। तो यल्दज का इन्होंने दमन किया था, यल्दज का दमन। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये कब हुआ है, तो 1215 ईस्वी में। और इसी युद्ध को तराइन का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है, तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है, तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ है, तो 1215 ईस्वी में। अगर प्रथम पूछ ले तो 1100 कितना में, 1191। सेकेंड तराइन का तो 1192। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ है वो 1215 ईस्वी में हुआ है। किसके किसके बीच में? इल्तुतमिश और यल्दज के बीच में, इल्तुतमिश और यल्दज के मध्य। अब आपसे पूछे कि तराइन का तृतीय युद्ध में कौन विजेता हुआ था, तो इल्तुतमिश विजेता, पराजित कौन हुआ? यल्दज। ठीक है, इसे बंदी बना लिया, बाद में इसे मार डाला गया था। ठीक है, पहले बंदी बनाया, बाद में मार डाला था। किसने मारा? तो इल्तुतमिश ने मारा। आगे चल के देखिए, यल्दज का जब दमन हुआ उसके बाद इन्होंने बंगालों पर भी, बंगाल जो था उसमें, बंगाल में एक स्वतंत्र शासक हुआ करते थे, उसका नाम था गयासुद्दीन आजम खिलजी। ठीक है, गयासुद्दीन आजम खिलजी, बंगाल पर आक्रमण। कुछ ये सब चीज है जो आपको याद रखना है। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि इल्तुतमिश ने जब बंगाल पर आक्रमण किया तब वहां के स्वतंत्र शासक का क्या नाम था, तो याद रखना है गयासुद्दीन आजम खिलजी। ठीक है, शासक थे। अब यहां पर आपको याद रखना है कि ये बंगाल के शासक थे और इल्तुतमिश के खिलाफ थे, वो अधीनता स्वीकार करने को राजी नहीं थे। बाद में चल के इल्तुतमिश ने यहाँ पे अपनी सेना भेजी जिसका सामना गयासुद्दीन नहीं कर पाया, और इल्तुतमिश का क्या किया? अधिकार, या इल्तुतमिश ने बंगाल विजय किया। ठीक है, अब इसके अधीन कौन आ गया? बंगाल भी आ गया और गयासुद्दीन आजम खिलजी भी इसके अधीन आ गया, क्योंकि सामना ही इसके सेना का नहीं कर पाया तो इसके अधीन आ गया। तो याद रखिएगा, ये अपने जो शासन है, अपने जो राज्य है उसको कैसे सुदृढ़ बना रहा है। पहले तो देखा कि सैनिक को मजबूत करना है, तो सैनिक को मजबूत करने के लिए एकता प्रथा ले आया, उसको इक्तेदार बना दिया, पैसे की जगह पर लैंड देना शुरू किया। फिर देखा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, कॉइन भी लाना है, तो कॉइन भी ले आया, जिसमें 2 तरह के कॉइन लाया। फिर आगे चल के देखा कि कौन कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्रिएट कौन कौन कर रहा था, तो दिल्ली के अमीर जो इसके खिलाफ थे, जो इसे पसंद नहीं करते थे, तो उसका दमन कर दिया। फिर यल्दज का खत्म किया तराइन के तृतीय युद्ध में। फिर बंगाल पर आक्रमण करके बंगाल को कब्जा किया, क्योंकि फर्टाइल लैंड था बंगाल। ठीक है, बंगाल फर्टाइल लैंड था, बहुत ज्यादा वहां पे, यहां से इनको कर मिल रहा था,
इसीलिए कब्जा किया। आगे चल के एक दो काम और ये करते हैं, जैसे कुबाचा का दमन करते हैं। यल्दज और कुबाचा यहीं पे लिख लेते हैं कि कुबाचा का भी दमन किया है, ठीक है। और कुबाचा का दमन में आपको याद रखना है, ठीक है, कुबाचा का दमन इस तरह से हुआ है कि ख्वारिज्म के जो शाह थे उसको जब मंगोल का जो सेना था उसको भगाया, तो ये कुबाचा के क्षेत्र में आके कुबाचा के क्षेत्र का अधिकतर भाग को जीत लिया था, ठीक है। अब थोड़ा ही बचा था, तो इल्तुतमिश ने दो तरफ से आक्रमण करके, एक लाहौर एक उच्च तरफ से आक्रमण करके कुबाचा को एक तरह से पराजित किया और कुबाचा सिंधु नदी में कूदकर जान दे दिया था, ठीक है। सिंधु नदी में कूदकर जान दे दिया था, सिंधु नदी में कूदकर। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो इसके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसने अपने साम्राज्य को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए 40 लोगों का एक दल बनाया था और उसका नाम दिया था तुर्काने चाहलगानी। तुर्कान ए चाहलगानी, या इसे चालीसा दल भी कहते हैं, चालीसा दल, ठीक है। तुर्काने चाहलगानी या चालीसा दल, 40 ऐसे तुर्क सरदार जो दास भी थे मगर पढ़े लिखे लोग होंगे, कूटनीति में होंगे, अच्छे सलाहकार थे, पावरफुल लोग, वैसे लोगों का एक दल बनाया जो इनके शासन कार्य में इनको एडवाइज करती थी, ठीक है। इनको बताती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे नरेंद्र मोदी जी के टीम में भी कुछ लोग होते हैं जो उनको बताता है कि क्या बोलना है, कैसे करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। वैसे ही इन्होंने भी एक दल बनाया था और उसका नाम रखा था तुर्काने चाहलगानी, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है। 40 तुर्क सरदारों का दल, तुर्कों का दल, ठीक है। 40 तुर्कों का दल, तुर्काने चाहलगानी, विश्वसनीय और प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह। इनका जो विश्वास पात्र लोग होगा वो और विश्वसनीय और प्रतिभाशाली लोगों का एक दल बनाया था, ठीक है। अब इनको शाह से, या ऐसे लिख लीजिएगा, सुल्तान की उपाधि प्राप्त। अभी तक ये स्वतंत्र नहीं थे, सुल्तान की उपाधि प्राप्त। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सुल्तान की उपाधि, दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी, ठीक है। इससे पहले जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो सिपा सालार की उपाधि लिए थे। सुल्तान का उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम यही शासक थे। और ये कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1229 ईस्वी को, ठीक है। 18 फरवरी 1229 ईस्वी को किसने दिया है? तो बगदाद के खलीफा, नाम लिख लीजिएगा, बगदाद के खलीफा ठीक है। बगदाद के खलीफा ने इन्हें सुल्तान ए आजम की उपाधि दिया। अब देखिए किसने दिया है? तो बगदाद के खलीफा ने इन्हें सुल्तान ए आजम की उपाधि दिया है, ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि बगदाद के खलीफा का क्या नाम था, तो बगदाद का खलीफा का नाम अल मुंतसिर बिल्लाह, ठीक है। अल मुंतसिर बिल्लाह इनका नाम था, अल मुंतसिर बिल्लाह, ठीक है। इनका क्या नाम था? अल मुंतसिर बिल्लाह। खलीफा कौन थे? अल मुंतसिर बिल्लाह, जिसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दिया था, ठीक है। खलियत का एक वस्त्र भी इनको भिजवाया था, ठीक है।
इनको एक वस्त्र भेजा था, खिलअत उसे बोलते हैं, वस्त्र भेजा था कि अब आप सुल्तान हैं, अब आप स्वतंत्र शासक के व्यवहार करेंगे। और इसी के बाद जब इनको इस तरह का प्रतिष्ठा मिला, तब इन्हें इस्लामिक जगत का या इस्लाम का रक्षक या इस्लामिक जगत का शाही रक्षक या शासक कहा गया। ठीक है। अब यहां पे एक और चीज याद रखना है कि सुल्तान का उपाधि प्राप्त होने के बाद ये प्रथम है, आपको बता दिए हैं कि ये प्रथम है, इनको प्रथम वैधानिक सुल्तान दिल्ली सल्तनत का। ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश के बारे में। इन्हीं के शासनकाल में 1221 ईस्वी में, इनके शासनकाल में 1221 ईस्वी में 1221 ईस्वी में मंगोल, नाम रखिएगा याद, चंगेज खां ने, चंगेज खां ने जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली के सीमा तक पहुंचा। यहां पे याद रखिएगा कि चंगेज खां भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं किया, वो सिर्फ सीमा तक ही आया। और वो किसके पीछे आया था? तो जलालुद्दीन मांगबरनी के पीछे, ख्वारिज्म के जो राजकुमार थे उसके पीछा करते हुए वो आया था। बाद में मांगबरनी को शरण देने से नम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। अब किसने इनकार कर दिया? तो इल्तुतमिश ने। क्या बोला कि हमसे ना होगा। वो एक तरह से ऐसे समझ लीजिए अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए उसने शरण देने से इनकार कर दिया था मांगबरनी को, जलालुद्दीन मांगबरनी को। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश को डर लग रहा था कि अगर इसको शरण देंगे तो उस समय का सबसे खतरनाक सेनापति चंगेज का भारत पर भी हमला करेगा। और मान के चलिए अगर भारत पर वो हमला करता तो कितने लोगों का हत्या करता। ठीक है, लाखों लोगों को काट डालता, क्योंकि वो सबसे क्रूर उस समय का सेना नायक हुआ करता था। तो कितने में? तो याद रखिएगा 1221 ईस्वी में मंगोल नेता चंगेज खां दिल्ली के सीमा तक पहुंचा था, मगर दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। वो क्यों पहुंचा था? तो जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली के सीमा तक पहुंचा था। ठीक है। अब देखिए यहां तक तो ये हो गया कि इल्तुतमिश कैसा था, कैसे अपने राज्य को सुदृढ़ किया, अपने राज्य को कैसे किसी भी आक्रमणकारी से बचाया। अब उसके बारे में कुछ फैक्ट जानकारी हमें जानना है। ठीक है, जो आपको वन डे वाली एग्जाम, जो रेलवे, एसएससी, इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं उसमें जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो याद रखिएगा। तो पहला जो फैक्ट याद रखिएगा, तो याद रखना है कि इल्तुतमिश को गुंबदों का पिता कहा जाता है या गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना है इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही, याद रखिएगा, उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा का निर्माण करवाया। ठीक है, किसके याद में? तो अपने पुत्र नासिरुद्दीन के याद में।
नासिरुद्दीन के स्मृति में या उसके मृत्यु के बाद कब्र पर, ठीक है, नासिरुद्दीन के कब्र लिख लीजिएगा, अपने पुत्र नासिरुद्दीन के कब्र पर। और ये भारत में पहला मकबरा था। ये भी याद रखना है कि भारत में अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला मकबरा कौन था, तो आपको याद रखना है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। भारत का प्रथम मकबरा, ठीक है, कौन था, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। ये याद रखना है आपको। किसके याद में बना है, तो इल्तुतमिश अपने पुत्र के याद, नासिरुद्दीन के याद में बनवाया था, ठीक है। कौन सा मकबरा, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। ये भारत का प्रथम मकबरा था। इसने एक और मस्जिद का निर्माण किया, या मस्जिद मोहम्मद गौरी के याद में, ठीक है, मोहम्मद गौरी के याद में। यहीं पर आपको लिख लेना है कि मोहम्मद गौरी के याद में, या क्या करवाया था, तो ये याद रखिएगा, मदरसा ए मुइजी का निर्माण मोहम्मद गौरी के स्मृति में। देखिए, दो मकबरों का निर्माण इसने करवाया। पहला मकबरा जो है वो कौन है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। किसके कब्र पर, तो वो अपने पुत्र के कब्र पर। दूसरा मकबरा किसने क्या है, तो मदरसा ए मुइजी का निर्माण इसने करवाया था, ठीक है। मदरसा ए मुइजी का निर्माण इसने करवाया था किसके याद में, तो आपको याद रखना है भाई साहब ने मोहम्मद गौरी के याद में करवाया था। और इनके शासन काल में ही, इनके ही शासन काल में इतना सांस्कृतिक उपलब्धि हो रहा था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, ऐसे याद रखना है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण समकालीन साहित्य में दिल्ली को हजराते दिल्ली कहा गया। हजराते दिल्ली कहा गया। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इल्तुतमिश के काल में दिल्ली को क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा हजराते दिल्ली, ठीक है, हजराते दिल्ली कहा गया है। ये आपको भूलना नहीं है, हजराते दिल्ली कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और फैक्ट जान लीजिए इनके बारे में। चलिए देखिए, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि ये प्रथम ऐसे शासक थे जो राजस्थान के जो रणथंभौर है वो जीता था। तो याद रखिएगा, रणथंभौर जीतने वाला प्रथम सुल्तान कौन है, तो क्या याद रखना है, रणथंभौर जीतने वाला ये प्रथम सुल्तान, मतलब इल्तुतमिश जो थे वो रणथंभौर को जीतने वाले प्रथम सुल्तान थे। और इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबाकात ए नासरी की रचना की, जिससे हमें मध्यकालीन इतिहास के आरंभिक वर्णन मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दरबारी इतिहासकार क्या नाम है, मिन्हाज उस सिराज, ठीक है। रचना इनकी क्या है, तबाकात ए नासिरी, ठीक है, तबाकात ए नासिरी। इसी रचना से हमें आरंभिक मध्यकालीन इतिहास के बारे में ज्ञात होता है, ठीक है।
मिन्हाज-उस-सिराज के तबाकात-ए-नासिरी से ही हमें आरंभिक इतिहास का ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए एक और याद रखेगा, जो उज्जैन का, जो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन अवस्थित है, उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त करने का श्रेय भी आप इल्तुतमिश को ही दे सकते हैं। तो ये ऐसे याद रखना है, उज्जैन का महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया। ठीक है, महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया। और एक और फैक्ट याद रखना है आपको, न्याय पाने वाले को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। देखिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया था इल्तुतमिश ने, और इसके शासनकाल में अगर आपको न्याय पाना है शासन से तो लाल वस्त्र पहनना अनिवार्य था, या लाल वस्त्र पहनकर आप दरबार में जाते तो आपको न्याय पाने की उम्मीद, या समझ जाता लोग कि न्याय पाने के लिए आया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इनका जो मृत्यु है, ये इनके पूरे शासन काल का पूरा क्या है, समरी है, शासन कैसा चलाए हैं ये है। ठीक है, इनका जो मृत्यु हुआ है, मृत्यु याद रखिएगा 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है, और 1236 ईस्वी से लेकर 1266 लगभग 30 वर्षों के शासन काल में, या 30 वर्षों के अंतराल में इनके वंश के 5 शासकों ने राज किया है। ठीक है, इनके वंशों के 5 शासकों ने राज किया, और तुर्क सरदारों ने किसी को बैठाया, ताश के पत्ते की तरह किसी को बैठा देते थे और उनको पद से हटा देते थे और मार डालते थे। इस तरह से खेल चल रहा था। और इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, 5 उत्तराधिकारी हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका। इल्तुतमिश समझिए उस समय में कितना ज़्यादा इस टाइप के लोग थे कि महिला को भी आगे ला रहे थे। इससे आपको एक चीज़ याद रखना है कि इल्तुतमिश ही एक ऐसा शासक था जो उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को बनाना चाहता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला जो इनका शासक हुआ, इनके मृत्यु के जस्ट बाद जो शासक आया उसका नाम था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, जिसको पद से हटाकर रजिया सुल्तान आई। तो पहला जो आया रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। इनके उत्तराधिकारी का नाम याद रखिएगा रजिया सुल्तान, रजिया। तीसरा बहराम शाह। चौथा मसूद शाह। और 5वां में आपको याद रखना है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, क्या नाम है 5वां, नासिरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद शाह, जिनकी हत्या करके या जिनको पद से हटाकर बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। और हमारे लिए इस 5 उत्तराधिकारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रजिया सल्तनत कालीन या सल्तनत काल की प्रथम या एकमात्र महिला शासिका। ठीक है, महिला शासिका। ठीक है, अभी हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जान चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे, जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, थैंक यू।